नस्मा सबीन आज आपके लिए एक और बहुत ही मज़ेदार शो लेकर आई हूँ। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे क्लास फेलो भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं और उनके साथ बहुत मज़ा भी आता है। और आपने भी उनको बहुत सारे शोज़ में भी देखा है, प्लेस में भी देखा है, जिनमें परफ्यूम चौक है, अब देख खुदा क्या करता है और प्रिया नाम का दिया, ये बहुत सारे और भी खेल हैं जिसमें आप उनको देखते रहते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं। तो आइए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ हैं अली रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत मज़े में और बहुत खुशी हो रही है जब अपने दोस्त सारे शो पर आए तो बहुत मज़ा आता है। मुझे भी खुशी हो रही है। कल तक तो ऐसा दोस्त बात करते थे, आज होस्ट और गेस्ट वाला रिश्ता है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि बिहेव कैसे करें। नहीं, आप वैसे ही बिहेव करें जैसे आप दोस्ती में करते हैं। नहीं, ये वाली फीलिंग है जब थिएटर में आप स्टेज पर जाने से पहले जो आपको एंजाइटी होती है ना, परफॉर्मेंस एंजाइटी, एग्जैक्टली वही सोच के नहीं रखा था, ऐसी फिल्म ही निकल रहा है। सही। अच्छा, मैं एक सवाल जो सबसे बहुत करती हूँ जब भी हमारे सब लोग थिएटर वाले आते हैं तो मज़ा भी आता है ना उनके साथ ही। तो एक जो हमारे नापा का जो ऑडिशन है, क्योंकि हम सब उससे गुजरे हुए हैं, तो हम पहले ये सवाल करते हैं कि आपको ऑडिशन कैसा था? मेरा ऑडिशन जैसी एक्चुअली न्यूज़पेपर में ऐड आया था, अम्मा ने देखा। अम्मा ने मुझे कहा कि मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में पहले काम करता था और उस दिन संडे को मैं फ्रीलांस काम कर रहा था, तो कंप्यूटर पर बैठ के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ग्राफिक्स के, तो अम्मा एकदम से मेरे सर पर आ गई। मैंने काफ़ी डिग्रीज ज्वाइन की थी पहले और छोड़ भी दी, चली नहीं, समझ में नहीं आता था और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लॉजिक समझ में नहीं आती थी मुझे, प्रोग्रामिंग में। तो अम्मा ने कहा कि झूठ बोलते हो मुझसे, यूँ सर पे खड़ी हुई थी। मैंने कहा किसी ने कुछ बता दिया, क्या पकड़ा गया? मैंने कहा सच बोल देता हूँ। अच्छा। मैंने कहा, कहने लगी कितना बोला? मैंने किसी ने सब बता दिया मुझको नहीं बताया। मैंने कहा काफ़ी बोला है। तो उन्होंने न्यूज़पेपर उनके हाथ में था, उन्होंने मेरी टेबल पर मारा है। अच्छा। कहने लगी जाओ अब प्रोफेशनली झूठ बोलो, तुम्हें अब झूठ बोलने के पैसे मिलेंगे तो इससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है, यही है तुम्हारी पढ़ाई। मैंने क्या मतलब है? जब मैंने न्यूज़पेपर खोला तो उसमें नापा का ऐड था, क्योंकि यही है जो तुम्हें समझ में आएगा और यही है। सही। हाँ, तो मैंने कहा है ये, हाँ यही है, बचपन से लेकर अब तक यही तो करते हो, बातें बनाते हो और वो जिस तरह यहाँ से ये चीज़ मिली है, वहाँ से वो चीज़ मिली है, तो खैर फिर मैं ना पाया। अच्छा। और एडमिशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ठोकापटी हो रही थी, वो सबने देखा, बहुत सारे लोग आए थे। तो मैंने उनसे ऑडिशन का पूछा, उन्होंने बोला था इस तारीख को, और उन्होंने मुझे वो दे दी ऑडिशन के पीसेस तैयार करने। उन्होंने एक पीस दिया और प्लस दूसरा उन्होंने कहा था कि आपको खुद ढूंढना। सही। मैं घर पे आया, अम्मी ने, अच्छा मेरी अम्मी लिटरेचर पढ़ाती थी, फिलॉसफी भी पढ़ाई उन्होंने, तमाम चीज़ें। तो घर पे आया हूँ तो अम्मा को बताया, मैंने कहा मेरा तो नहीं हो सकता। कहने लगी क्यों? मैंने कहा ये मैं कैसे पढ़ूँगी? खैर उन्होंने फिर मुझे पूरा डिकोड किया उसे, रुस्तम और सोहराब का वो टेक्स्ट था, और वो उन्होंने मुझे उसके पूरे तलफ़ुज़, मायने, मफ़हूम, तमाम चीज़ें बताई, समझाई। तो और प्लस उन्होंने कहा पहले याद कर लो, उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। वो अम्मा, ये अम्मा की ज़बान थी। तो मैंने याद किया, तो उसके बाद हल्का फुल्का अम्मा ने उसको डिज़ाइन किया, तो वो हो गया। अम्मा का एक था वो कुछ और चेक करे ना करे, तुम्हारा तलफ़ुज़ ज़रूर चेक करेंगे और अदायगी ज़रूर चेक करेंगे। तो एक एक अल्फाज जो है तुम्हारा साफ़ और शफ़ाफ़ होना चाहिए। तो मैंने वो तैयार किया, फिर मसाला आ गया उस पर अपना क्या होना चाहिए। तो वो मैं ढूंढ ही रहा था, बहुत सारी चीज़ें अम्मा ने भी ढूंढी। तो उस ज़माने में मेरा एक दोस्त था अनीस शेख, तो अनीस के पास एक किताब थी शफ़ीक़ुर रहमान की, हिमाकत है, उसमें एक कैरेक्टर है मूडी जोन्स। अच्छा। तो उसने कहा कि यार ये बहुत आसान सा है और मज़ेदार है, ये तैयार कर लो। सही। तो रुस्तम और सराब मुझे मेरी अम्मा ने करवाया, और मूडी जोन्स जो है वो अनीस। तो वो तैयारी हल्की फुल्की की मैंने, घर पे मैं करता रहा। पर जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ ऑडिशन के लिए, वो क्या हुआ ये जिस दिन मैं आया हूँ मैंने इतने सारे लोगों को देखा, सब तैयार, और जैसे ही मैं स्टूडियो
वन में इंटर हुआ हूँ, मैंने देखा यार ये तो सब मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। एक तरफ इनाम हसन था, एक तरफ पारस था, एक तरफ साकिब था, एक तरफ फवाद था, और सब लोग बेहतरीन तरीके से एक्ट कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे कुछ लम्हे में आया कि यार भाग जाओ। मैंने कहा नहीं यार फेल होऊंगा ना तो हो जाऊंगा, मुझे मालूम होगा कि मेरे अंदर नहीं है। तो सब तैयारी करना शुरू हो गया यार, मैंने भी हल्की फुल्की की तैयारी, और फिर मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, और जब मैं अंदर गया हूँ तो डायरेक्ट मैं सीधा यहाँ पे चला गया, मैंने किसी को नहीं देखा था। अच्छा। तो जब मैं पलटा हूँ तो मैंने यूं करके देखा सामने, सीधा नाक की सीध में तलत हुसैन साहब। मैंने ज़िंदगी में उन्हें सिर्फ स्क्रीन पे देखा, और अब जब मैंने सामने देखा तो तलत हुसैन साहब मेरी सांस अटक गई थी। फिर मैंने यूं देखा, मैंने कहा जिया मोइनुद्दीन साहब, मैंने कहा ये लगे ऑडिशन, सांस चली गई, इधर देखा तो डॉक्टर अनवर सत्तार साहब। तो मेरा सांस तो रुक चुका था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, क्या कौन सा पीस आपने तैयार किया? मैंने कहा रुस्तम और सहाब। अच्छा। चलिए, ये आवाज़ निकली थी रुस्तम? बहुत बारीक से निकली थी। फिर मैंने शुरू किया, तू कारगा है तमन्ना को खराब आयास ऐवान निशात को। ये मैं बिल्कुल वैसे ही सुना रहा हूँ जिस तरह उस वक्त मैंने पढ़ा था। अच्छा। तू कारगा है तमन्ना को खराब आयास ऐवान निशात को मातम सरा, और जलवादार हस्ती को मस्कन जुल्मत बनाकर कहाँ जा रही है। तो मेरा ख़ास जो फोकस था वो अदायगी और तलफ़ुज़ के ऊपर था। अम्मा लखनऊ की थी, अब्बा इलाहाबाद के थे, तो अम्मा अपने अब्बा की तरफ से बरेली की थी। अच्छा। तो वो कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट था, हाँ। और कुछ अम्मा ने मुझे समझाया कि ये है सही तलफ़ुज़ ये है। तो वो जब ये मौका आया, ऐ पश मुर्दा आफरिनिश, जैसे मैं यूँ हुआ, मैंने यूँ करके देखा है सामने, तो जिया साहब यूँ देख रहे थे मुझे, और तलत हुसैन साहब। बस मैंने उनकी आंखों में देखा है फ्रीज। मेरी सांस रुक गई, मुझसे आगे बोला ही नहीं गया। तो ये क्या हो गया? मैंने कहा सर वो मुझे लग रहा है कि मैं ISSB के टेस्ट में आया हूँ और मैं भूल गया हूँ। देखा अच्छा आपने कुछ तैयार किया? मैंने कहा कि हाँ, शफीकुर रहमान की किताब है हिमाकतें, उससे मैंने पीस निकाला, तो मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। वो थोड़ा सा कॉमिक था, उसमें आवाज़ का जो टेक्सचर है उसमें भी चेंजेस थे, तोते की तरह भी बोलना था, मूडी जॉन्स की तरह भी उसमें बात करनी थी, क्या चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें मैंने किया। तो तलत हुसैन साहब हंस पड़े, तो वो मैंने कर दिया परफॉर्म। कहने लगे सीरियस हो? मैंने कहा सर बहुत सीरियस हो। करोगे? मैंने कहा, और 2-3 क्वेश्चन और पूछे, खैर फिर मैं चला गया। अच्छा। जब मैं उस कमरे से बाहर निकला हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मैं वहाँ भूल गया। बाकी क्या था अच्छा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर ईद आ गई, मैंने तो यकीन कर लिया था नहीं होगा। फिर मेरे एक जानने वाले हैं, ईद का तीसरा दिन था, चौथा दिन था, सकलैन जैदी, अच्छा। बड़े मशहूर आदमी हैं वो, जो भी बच्चे विजुअल स्टडीज़ पढ़ते हैं तो वो उनको हिस्ट्री ऑफ आर्ट और स्क्रीन का पढ़ाते हैं। तो उनकी कॉल आई है मुझे। अच्छा। तो मैं क्या होगा, मुबारक हो भाई। मैंने क्यों क्या हुआ? तो भाई तुम्हारा नाम आ गया। मैंने कहा नहीं भाई ये हैं। फिर मैं वेबसाइट पे गया, मैंने देखा मेरा नाम है। अच्छा। तो ये थी पूरी मेरी ऑडिशन की कहानी। ज़बरदस्त। ये तो सबकी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हाँ सबकी है इंटरेस्टिंग। तो ये मैं ज़रूर पूछती हूँ क्योंकि थिएटर से जब तक आपका ये है और आप अपना पहला ऑडिशन कभी नहीं भूलते। बिल्कुल नहीं भूलता, ख़ास तौर पे उसका जो कॉन्सेप्ट था ना, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, हाँ। वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट था बिल्कुल। बेसिकली, और उसमें सारे एप्टीट्यूड मालूम हो गए थे कि कितना इंटेलेक्ट है, इमोशनली बंदा कितना स्ट्रांग है, समझ कैसी है उसकी। और जब ये सारा कुछ करके निकले 3 साल का, और अम्मा ने तो कोई प्रेशराइज़ नहीं किया कि अब ये पढ़ लो ये कर लो, तो उन्होंने खुद ही भेजा, तो वो तो बहुत ही अच्छा था। वरना मोस्टली लोग इससे ही लड़ते रहते हैं कि फैमिली अगेंस्ट होती है और वो उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट जाके काम करते हैं, तो वो तो एक हर्डल ख़त्म हो गया। तो जब 3 साल करके निकले तो क्या सोचा था, क्या बना? एक्टर ही बना। लेकिन शुरू में बीच में यहाँ पढ़ते हुए मैं नहीं, सब डामाडोल हुए थे।
हुए थे बिल्कुल। डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे, हाँ फिल्म और टीवी का बिल्कुल। जो डिपार्टमेंट हुआ था ओपन, हाँ तो क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो सब ने देख लिया था कि क्या है, और सबको जो स्केप प्लान लगा ना हाँ वो डायरेक्शन और बिहाइंड द कैमरा मैन है। लेकिन लास्ट ईयर के अंदर सबकी जो है ना, जिस तरह ज़मानत जब्त होती है हमारा वो डिपार्टमेंट जब्त हो गया। हाँ। और हमें कहा कि नहीं, आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप सिर्फ एक्टिंग चूज़ करेंगे। तो फिर मैंने एक्ट किया। तो उसके बाद जब मार्केट में आया, उस वक्त भी मुझे ये था कि पीछे नहीं जा सकता मैं। अब मार्केट में आया तो मार्केट के डायनामिक्स बहुत ही डिफरेंट थे, हाँ तो बहुत क्या अलग थे थे। भाई, क्या थे? शुरू में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। शुरू में तो एक मजाक था, ये काम पढ़ने लिखने का है नहीं। और वाकई में लिटरली यही कॉन्सेप्ट था कि पढ़कर आ रहे हैं तो क्या होगा। हम तो मेजरली प्रॉब्लम जो थी वो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब नापा की एक बुनियाद रखी गई थी। और इसको अगर पॉजिटिव वे में देखें तो एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, और एक्टिंग एक क्राफ्ट है, इसकी तालीम होनी चाहिए। अगर इससे आप लाखों करोड़ों और अरबों रुपये कमा रहे हैं, हाँ तो जिस तरह टेक्सटाइल एक फील्ड है, एक IBA बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है, तो बिज़नेस एक फील्ड है, आपका डॉक्टरी है, तो इन तमाम जिनसे पैसे बनाए जा सकते हैं, हाँ। तो उनकी बाकायदा पढ़ाई है, उनकी डिग्री है। बिल्कुल। तो ये शोबिज़ भी है, शोबिज़ की भी एक डिग्री है, हम्म, पूरी दुनिया जान में तो है, लेकिन पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर कराची में हाँ तो ये फर्स्ट टाइम एक चीज़ थी, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगा। काफ़ी टाइम लगा। हाँ जब उन लोगों ने देखा कि यार ये लोग पढ़कर आ रहे हैं, इन लोगों ने इस काम को इज्जत दी है, और ये कोई और है ही बहुत अच्छी फैमिली से, तमीज़ के लोग हैं, कोई इनके अंदर कोई प्राउडनेस नहीं है, और डाउन टू अर्थ लोग हैं। थिएटर की ट्रेनिंग ही आपको सबसे हाँ। पहले आपकी अना को मारती है, बिल्कुल। आपको मजदूर बनाती है, और काम भी इंसानियत का है, ह्यूमैनिटी का है। हाँ, तो जब इन्होंने देखा कि फिर हम परफॉर्मेंस भी की, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ा बिल्कुल। कि शुरू में हम लोगों ने टोटली कैरेक्टर एक्टिंग की, हाँ तो उससे मिले जुले फीडबैक्स आने शुरू हुए। कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग टोटली अगेंस्ट थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग शुरू में टोटली अगेंस्ट थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता माइल्ड होना शुरू हुए। हाँ। जैसे जैसे उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ, काम देखा इंटरेक्शन हुआ, काम भी देखा, तो जब भी गुफ्तगू होती है तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। इनको सेट पर आकर बताना, समझाना, सिखाना नहीं पड़ता, और ये एक लाइन को सिर्फ लाइन समझ के नहीं कहते, ये उसमें डेप्थ लेकर आते हैं, किरदार बनाते हैं, तमाम चीज़ें, और स्क्रिप्ट पढ़ कर आते हैं बिल्कुल। और तैयारी करते हैं। तो अभी भी है इनका पुल्का, लेकिन चूँकि इस चीज़ पर मैं भी हूँ और मेरे और भी जो ग्रेजुएट्स हैं, हाँ तो मार्केट में काम कर रहे हैं, तो तकरीबन 10 साल तो हम लोगों ने लगाए हैं। बिल्कुल। तो 10 साल की कोशिश है, तो वो चीज़ जो है वो टोन डाउन हुई है, हाँ और चीज़ें पॉजिटिव साइड पे गई हैं, गई हैं। जिस तरह इंडिया में हुआ। हाँ अब बहुत वेलकमिंग हो गए हैं। बिल्कुल, और इंडिया में आगे- जिस तरह ये अमरीश पुरी, ओम पुरी, अनुपम खेर ये उस ज़माने में थे, हम्म, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको भी माइल्ड करते करते हाँ वो गंजे हो गए, वो बुढ़े हो गए वो। तो अब वो है इरफान खान है, राजकुमार राव, और ये तमाम लोग जो हैं, अब वो लोग फ्रूट्स की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा है कि अगर आप लोगों ने, हम सब ने मिलके वो की है बिल्कुल स्ट्रगल, ऐसे ही। तो अब जो नए आने वाले हैं उनको थोड़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। बिल्कुल है, लोग आके फ़ौरन से ऑडिशन करते हैं कि नहीं जी इनको प्रेफर करते हैं, और प्लस सबसे मेजर ये है कि उन्हें समझाना सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम्म, जिसमें सेट पर अगर आपके एक दिन में 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, हाँ और आप उसमें 12 सीन्स कर सकते हैं, तो किसी नए आने वाले के ऊपर आपने टाइम ज़ाया कर दिया, हाँ। तो हो सकता है आपका टारगेट 7 सीन्स का हो, तो वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का जो हाँ बचत हो नुकसान जाएगी। है वो आपकी सही, बचत होती है। सही। अच्छा लेकिन जो अभी भी निकल रहे हैं पढ़ के लोग, जैसे आप लोग भी निकले, तो ये मेन स्ट्रीम जो हीरो होता है वो क्यों नहीं बने? मेन स्ट्रीम हीरो, वैसे हीरो की डेफिनेशन डेफिनेशन बताए मैंने। हीरो की डेफिनेशन वैसे पूरी दुनिया में तो अलग है। हाँ इंडिया में भी थी, लेकिन अब वो हो गई है जो होनी चाहिए। हीरो जो होता है वो कहानी का मेन किरदार होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है। वो भंगी भी होता है, सही। भंगी भी हो सकता है, हाँ जमादार भी हो सकता है, और पोस्टमैन भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, वो एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता कोई भी हो सकता है। है। हमारी यहाँ हीरो को एक क्लास के साथ जोड़ दिया, हाँ हीरो को 6 पैक्स के साथ जोड़ दिया, हीरो को
रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस के साथ जोड़ती है, हीरो को एक ख़ास किस्म की दाढ़ी के साथ जोड़ती है। हाँ। ऐसी दाढ़ी होगी तो वो हीरो है, उसकी बॉडी शॉडी उसकी बनी हुई होगी तो वो हीरो है। इवन हेयर स्टाइल भी ये खास हेयर स्टाइल भी है इस तरह हल्का फुल्का मैंने भी तो ख्वाहिशात कहीं ना कहीं होती हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमारे यहाँ एक प्रीसेट है जो लीड कैरेक्टर में एक्टर का होना ज़रूरी नहीं है, लीड रोल में एक्टर का होना ज़रूरी नहीं है, सही, वो इन चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा जरूरी है। लेकिन सेकेंडरी कास्ट में ये लोग अच्छे एक्टर्स को कास्ट करें ये और करते हैं ये लोग, अच्छा, तो वहाँ पे अभी हम लोगों की स्पेस क्रिएट हुई है। अभी जब इंडस्ट्री ट्रैवल करेगी, माइंडसेट ट्रैवल करेगा, जब उन्हें लगेगा कि हमें अपने मेन रोल के ऊपर इन्वेस्टमेंट सही करनी चाहिए, क्योंकि मेजरली बात ही है कि पैसे किस चीज़ के हैं, रेटिंग बिल्कुल, रेटिंग कैसे एंगेज होती है। जैसे हम थिएटर में परफॉर्म करते हैं, अगर मैं ऑडियंस को एंगेज करना रोक दूँ, अगर मैं ऑडियंस को एंगेज करने में फेल हो जाऊँ तो ऑडियंस मेरे साथ नहीं रहेगी। बिल्कुल, मेरे साथ मतलब वो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, हाँ। और वो अगर प्रोटैगनिस्ट है, जो कि कमर्शियल लैंग्वेज में हीरो कहा जाता है उसे, अगर वो प्रोटैगनिस्ट है और अगर मैं एज एन एक्टर अपने स्किल सेट से ऑडियंस के साथ वो स्ट्रिंग कनेक्ट नहीं करता, तो वो जो एम्पैथी फ्रेमवर्क है, वो जो एम्पैथाइज होना है ऑडियंस का इस प्रोटैगनिस्ट के साथ, अगर वो मैं डेवलप नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि मैंने ऑडियंस को एंगेज नहीं किया। अगर मैं एंगेज कर लेता हूँ तो पूरे 2 घंटे मेरे साथ रहेंगे। सही, तो यही चीज़ टीवी और फिल्म के ऊपर भी अप्लाई होती है। इसीलिए पूरी दुनिया में, हॉलीवुड हो, यूरोपियन सिनेमा हो, इंडिया हो, मराठी सिनेमा हो, बंगाली सिनेमा हो, स्वीडिश सिनेमा हो, मेजरली वो लोग उन्हीं एक्टर के साथ काम करते हैं जिनके अंदर इंगेज करने की एबिलिटी है, अच्छी शक्ल से, गोरे रंग से या इंजेक्शन वाले रंग से या दाढ़ियों से या डोटों से या पैक्स से आप सिर्फ पुल कर सकते हैं चंद सेकंड के लिए, लेकिन उस पुल को जो सस्टेन करना है वहाँ वो एक्टिंग का ग्राफ से ही है, आएगा। वो टैलेंट और स्किल सेट। टैलेंट तो होता है सब में, लेकिन स्किल सेट जो है ना, सही, वो स्किल सेट से आता है, वो आपके क्राफ्ट से आता है, जो आपने जाना है, आपने सीखा है। तो ये कौन सेट करता है? इस तरह का हीरो किसने सेट किया? ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेट करता है, और ये बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक मुझे पता है डाटा ड्रिवन होती हैं और डाटा के ऊपर ये लोग चल रहे होते हैं। हालांकि डाटा के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन यहाँ पर चूँकि चीज़ें वैसी नहीं हैं और समझाने वाला भी कोई उस तरीके से है नहीं, तो डाटा की जो ट्रू इंटरप्रिटेशन है वो मुझे नहीं लगता कि अभी सही तरीके से डेवलप हो पाई है। अच्छा, अभी जो ये बहुत सारा अब सोशल मीडिया बहुत आ गया है, इन हो गया है, और यूट्यूब से भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, उस पर भी टिकटॉक से बहुत लोग आ रहे हैं। अच्छा, वो जो लोग आ रहे हैं वो एक्टर नहीं है, उनके बारे में क्या?